बिल्कुल। अच्छा मुश्किल अच्छा। है मेरे ख्याल में कि अभी 3-4 माह तो मुश्किल है कि इस पे कोई काम होगा। समरी नो डाउट भेजी गई है, लेकिन अभी हालात फिर गवर्नमेंट के डगमगा रहे हैं। ये अंदर की बात है। अल्लाह करे हालात स्टेबल रहें और मुल्क या सूबे के कुछ हालात, सिचुएशन बता रही है कि कुछ ना हालात थोड़े से फिर दाएं बाएं होने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। अगर हुकूमत रही तो फिर ज़रूर सीट्स आएंगी, अगर ना रही तो फिर अगली हुकूमत में। अल्लाह ताला खैर करे। करिकुलम डेवलपमेंट ये हमारा चैप्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करिकुलम किसको कहते हैं? जैसे आप में से जिनके पास बुक है तो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 1 से पे मैंने 31 वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है, जिसमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं उनका ओरिजिन और मीनिंग वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसी तरह जब भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि रिटन में, इंटरव्यू में इनके बारे नहीं पूछा जाता। रिटर्न में 1 2 3 सवाल आ जाते हैं, कभी 2 कभी 1। तो करिकुलम जो है एक लैटिन वर्ड करियर, CURRER, करियर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ। यानी वो रनवे है या पाथ है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको ऐसे डिफ़ाइन किया गया है। इसको कहा गया कि करिकुलम इज़ कैरियर रेस कोर्स। यानी करिकुलम क्या है? कैरियर रेस कोर्स है, जिसका मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ स्टडी। करिकुलम करियर वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका मतलब क्या होता है? रनवे या पाथ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि ये कैरियर ट्रेस कोर्स है, जिसका मतलब क्या होता है? कोर्स ऑफ स्टडी। अब हम इसको थोड़ा बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं फ़र्ज़ करें छठी क्लास में दाखिला लेता हूँ। मेरे एडमिशन से लेकर साल की कंप्लीशन, यानी मुझे जो सर्टिफिकेट या मुझे जो डिग्री मिलेगी, ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं 10वीं में चलें ले लेता हूँ एडमिशन, तो मेरा एडमिशन लेने से डिग्री मिलने तक जो कुछ स्कूल में किया जाएगा वो करिकुलम है। जो कुछ स्कूल में मुझे पढ़ाया, सिखाया, समझाया जाएगा, खिलाया जाएगा, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, कंपटीशंस में, मॉर्निंग असेंबली में, शोज़ में, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? मेरे टेस्ट लिए जाएंगे, एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ाई जाएंगी, सारे का सारा कलेक्टिवली क्या कहलाता है? करिकुलम कहलाता है। कैसे? इसकी डेफिनेशन है ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, या सिंपल वे में ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। करिकुलम क्या होता है? हम समझते हैं कि जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, ये करिकुलम हैं। किताबें करिकुलम का सिर्फ एक कंपोनेंट है। करिकुलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, बुक्स सिर्फ एक कंपोनेंट है। मैं असल टॉपिक पे आता हूँ। स्कूल में जो कुछ होता है एडमिशन से लेकर अवार्ड ऑफ डिग्री तक, कलेक्टिवली इट इज़ सर कॉल्ड स्लाइड करिकुलम। शो नहीं होने। स्लाइड शो हो रही हैं आप में से किसी को? यस सर, हो सर रही हो है। रही प्लीज़ चेक करें आप हो जिसको रही नहीं है हो हमें रही। तो। ठीक है, पे थे हम जी। तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, स्कूल सर में जो आपने कुछ हो बोला रहा कि है। जो कुछ भी एडमिशन से लेके डिग्री तक आता है करिकुलम। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें आती हैं? इसमें सिंपली हम 2 वर्ड्स बोलेंगे, करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब करिकुलर से क्या मुराद है? क्लासरूम के अंदर टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम के अंदर करा रहा है टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग, एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर, असेसमेंट, ये सारी की सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? करिकुलर एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर कौन सी होंगी? अच्छा, इसके साथ होमवर्क भी आता है, सॉरी, होमवर्क, असाइनमेंट, टीचिंग, लर्निंग, एक्टिविटीज़, क्वेश्चन आंसर, असेसमेंट, ये सारी की सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ है। को करिकुलर कौन सी होती हैं? जिनका पुराना नाम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ था। इनमें सबसे पहले हमारी मॉर्निंग असेंबली आती है, फिर क्विज़ शोज़ आते हैं, स्पोर्ट्स आती हैं, गेम्स आते हैं, ट्रिप्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई क्विज़ प्रोग्राम है, लिटरेरी कंपटीशन है, कलर डेज़ हैं, या नेशनल डेज़ जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, सारे के सारे कलेक्टिवली करिकुलम कहलाती हैं। जी क्लियर हुआ? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वैसे तो और भी हैं आगे देखेंगे, लेकिन 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन जो है
हिल्डा टाबा की है, शी वाज अ फीमेल एंड स्टूडेंट ऑफ जोहन डेवी, और दूसरी है JF कर की। ये दोनों करिकुलम एक्सपर्ट हैं और जो करिकुलम इन्होंने मॉडल दिए हुए हैं वो भी हम पढ़ेंगे इन दोनों के। तो हिल्डा टाबा ने, दोनों में एक ही डिफरेंस है, एक कह रही है कि क्लास के अंदर और बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ करिकुलम है सारी, और एक दूसरा कह रहा है स्कूल, क्योंकि ये फ़ीमेल है ना तो फ़ीमेल घर के अंदर ही रहती है ज़्यादा, तो आपने यहाँ से बाज़ औक़ात मिक्स हो जाते हैं ना स्टूडेंट कि क्लासरूम की किसने बात की और उस किसने स्कूल की बात की, ये इम्तिहान में आती रहती है डेफिनेशन इन दोनों की। तो टाबा फ़ीमेल है, तो फ़ीमेल से याद रखिएगा कि वो घर में, कमरे में, एट्सेट्रा, इस एंगल से इसको याद कर लीजिएगा। तो टाबा ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा कि सारी एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर या बाहर होती हैं। अच्छा, जो कर हैं, इन्होंने कहा कि सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर और बाहर होती हैं वो करिकुलम कहलाती हैं। हम दोनों डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइज कोर्सेज, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट हैव अंडर द स्कूल वेदर द क्लासरूम आर नॉट, यानी क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल की डायरेक्शन में, करिकुलम कहलाती हैं। अच्छा, कर क्या कहते हैं? ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड इन ग्रुप्स आर इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। ये डिफरेंट याद रखिएगा। तो इन्होंने इनसाइड या आउटसाइड द स्कूल की बात की। यहाँ से हमें ये तो समझ आ रही है कि क्लासरूम के अंदर तो चलें टीचिंग लर्निंग हो रही है, बाहर मॉर्निंग असेंबली, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो रही है। यहाँ से आउटसाइड द स्कूल से क्या मुराद है? स्कूल के बाहर भी करिकुलम की कोई एक्टिविटी स्कूल से रिलेटेड हो रही हैं? कोई बता सकता है? जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनमें से कोई नहीं बताएगा प्लीज़, कौन बताना जी? आउटसाइड द स्कूल कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी? पूछ लीजिएगा पहले, कौन बताना चाह रहा है? जी सना बताइए। सर फॉर एग्जाम्पल फील्ड ट्रिप्स की बच्चों को लेके जाते हैं, तो हम स्कूल के अंदर जाते हैं, फील्ड में लेके जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल गार्डन के बारे में, बोटेनिकल गार्डन के बारे में बताते हैं, किसी तरह जू में ले जाते हैं, वाइल्ड लाइफ की तरह ले जाते हैं, तो बच्चों को आउटसाइड जी स्कूल बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइल्ड लाइफ जू में यानी ट्रिप्स पे ले जाना। इसके अलावा कोई और एग्जांपल दे सकता है? जी प्लीज़ जल्दी से। जी, होमवर्क हम बच्चे को देते हैं जो बच्चे ने घर जाके करना होता है, ठीक है, वो भी स्कूल की ही एक्टिविटी है। होमवर्क, फील्ड ट्रिप्स, विज़िट टू ज़ू एट्सेट्रा, ये जो विज़िट्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो होमवर्क्स हैं, ये भी सारी की सारी क्या कहलाती हैं? स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलम की एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी। उसके बाद राफ टेलर ने डिफ़ाइन किया है कि ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन एजुकेशनल गोल्स, तमाम तर जो लर्निंग है जो कि प्लान और डायरेक्ट की स्कूल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अल्बर्टे ए एंड अल्बर्टे ई ने कहा कि करिकुलम जो है वो सम होता है तमाम एक्टिविटीज़ का, अल्बर्टे ए और अल्बर्टे ई, करिकुलम जो है वो सम टोटल है तमाम एक्टिविटीज़ का जो कि स्कूल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्रेजेंट या स्पॉन्सर करता है। यानी इसमें उसने बात की टेलर और इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। टेलर ने कहा कि लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, इसने कहा सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़। उसके बाद ब्लॉन्ड इंसाइक्लोपीडिया में डिफ़ाइन किया गया है ऑल द एक्सपीरियंसेस द पीपल हैज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। डॉल ने कहा कि करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफर टू लर्नर अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल्स। ने कहा करिकुलम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सवाल इम्तिहान में एक दफ़ा पूछा गया था, हु नरेटेड द टर्म करिकुलम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो स्मिथ ने कहा था कि करिकुलम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। उसके बाद उन्होंने कहा कि करिकुलम एक टूल है, एक आर्टिस्ट यानी टीचर के हाथ में एक टूल है जिससे वो अपने मटेरियल यानी स्टूडेंट को मोल्ड करता है, यानी उनके बिहेवियर में तब्दीली लाता है इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडियल इन स्टूडियो, यानी अपने स्कूल के अंदर अपने मटेरियल यानी अपने स्टूडेंट को जो है उनके बिहेवियर को चेंज करता है। कैसे? इस टूल के ज़रिए। करिकुलम इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड द मटेरियल इन अकॉर्डेंस विद द आइडियल इन हिज स्टूडियो। उसके ये तो हो गई करिकुलम की डेफिनेशंस। अब हम ये समझते हैं कि शायद किताबें करिकुलम हैं, नो डाउट बुक्स आर करिकुलम, लेकिन बुक्स जो है करिकुलम का पार्ट है, कंप्लीट करिकुलम नहीं होती।
ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे अगली स्लाइड में जाके कि करिकुलम के 4 कंपोनेंट होते हैं इम्पोर्टेंट। उनमें एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है टेक्स्ट बुक्स या कंटेंट, और तीसरे नंबर पे होता है टीचिंग मेथड, और चौथे नंबर पे होती है इवैल्यूएशन। अब हम दो टर्म्स और पढ़ते हैं, एक होता है कोर्स, एक होता है सिलेबस। इसी तरह कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर भी हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, इन टर्म्स को भी हम समझ लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बुक्स जो है वो उसमें जो है हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट होती है। ठीक है, बुक्स किसको कहते हैं, हमारे करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी अचीवमेंट के लिए टॉपिक्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद होती है, किस में, बुक्स की शक्ल में। तो बुक्स जो है एक रिटन करिकुलम है। बुक्स कौन सा करिकुलम होता है, रिटन या प्रिंटेड करिकुलम को कहते हैं। बुक्स रिटन या प्रिंटेड करिकुलम को कहते हैं जी। अब सिलेबस की हम बात कर रहे थे। अब सिलेबस क्या है आपने एमफिल में एडमिशन लिया तो आपको सबसे पहले कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं। आप देखते हैं कि सिलेबस मिल जाता है आपको। तो आप देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है, यानी टॉपिक और सब टॉपिक्स जिसे हम कहते हैं, सिलेबस में क्या चीज़ें होती हैं। जैसे पीपीएससी का ऐड आता है ना, तो उसमें आपको आगे वर्ड लिखा होता है सिलेबस, सिलेबस के नीचे बॉक्स होता है, उसमें उसके नीचे लिखा होता है 1 पेपर MCQs इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज इंग्लिश। अब ये उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई कि कहाँ क्या होगा, कौन सा एरिया, उसमें से क्या क्या, यानी डिस्क्रिप्शन तो नहीं दी हुई, सिर्फ टॉपिक या टाइटल दिया हुआ है। इंग्लिश के 20, मैथमेटिक्स के 20, एजुकेशन के 80 नंबर, एट्सेट्रा। तो सिलेबस क्या होता है, आउटलाइन को कहते हैं। मेन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स वो बताए जाते हैं कि यहाँ से ये आपको पढ़ाए जाने हैं। तो सिलेबस कहते हैं आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट, आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम। आप बुक लेते हैं तो सबसे पहले उसमें एक फरहंग होती है, फहरिस्त होती है। तो उस फहरिस्त में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि चैप्टर लिखा होता है, टॉपिक लिखा होता है, फिर उसके नीचे सब टॉपिक्स लिखे होते हैं, आगे उनका पेज नंबर लिखा होता है। तो ये टॉपिक और सब टॉपिक्स की जो लिस्ट होती है इसको हम सिलेबस कहते हैं। अब इस लिस्ट की आगे चैप्टर्स में जो डिस्क्रिप्शन होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कोर्स कहा जाता है। आउटलाइन टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट यानी वो फहरिस्त कंटेंट की, इसको हम सिलेबस कहते हैं। और कोर्स क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो जो चैप्टर वाइज कंप्लीट हर टॉपिक और सब टॉपिक की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन होती है, डेफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स, फ़वाइद, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अदर सिमिलर एग्जांपल्स एट्सेट्रा, ये सारी एक्सप्लेनेशन है एक ही टॉपिक के अंदर। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है ये कोर्स होता है। डिटेल कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास। अब सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट ये एक ही चीज़ का नाम है। ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है ना, सब्जेक्ट मैटर से मुराद जो टेक्सचुअल मटेरियल, ठीक है, इमेजेस, टेक्स्ट, जो कुछ उसके अंदर शामिल किया गया, जो नॉलेज, वैल्यूज़ और स्किल्स उस आपकी सब्जेक्ट के अंदर शामिल किए गए हैं। फ़र्ज़ करें साइंस है, जनरल साइंस है 6ठी क्लास का, तो उसमें जो नॉलेज, जो प्रैक्टिकल स्किल्स, जो वैल्यूज़, जो कुछ उसमें शामिल किया गया है, नॉलेज, वैल्यूज़, एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल टास्क, वो सारे के सारे हमारा सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कहलाते हैं। और इसकी जो हम कहते हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है ना हमारे टॉपिक्स की, इसको हम कोर्स कहते हैं, और आउटलाइन को सिलेबस कहते हैं। मिनहाज, अरबी में करिकुलम के लिए वर्ड जो यूज़ होता है उसको कहते हैं मिनहाज। इसको क्या कहते हैं, मिनहाज। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दरस निज़ामी है। हमारे जितने भी दीनी मदारिस हैं अहले सुन्नत वल जमात के, तो उसमें 8 साल का जो कोर्स है वो पढ़ाया जाता है। उस कोर्स को दरस निज़ामी कहते हैं। मुल्ला निज़ामुद्दीन सैलवी थे, इंडिया के रहने वाले, उन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये डेफिनीशन हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम के। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मीड ने ये दिए थे, मीड के नाम के स्पेलिंग 4 हैं, कंपोनेंट के करिकुलम के कंपोनेंट भी 4 हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन। तो ये मीड ने दिए थे कि मीड ने कहा था कि ये 4 हैं। बाकी बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे। अच्छा, आप में से किसी को याद है कि एजुकेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? जी सर। जी सर 4 होते हैं। कौन कौन से? जी सर। सर ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, मेथडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। अब करिकुलम के कितने हैं? सर 4 4 हैं क्या डिफरेंस है? सर। इसमें कंटेंट आता है और उसमें करिकुलम है।
किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। यस, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, पेडागोजी सर एंड इवैल्यूएशन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते कि हैं? उसके अंदर जी सर जब हम किसी दुकान पे जाके कहते हैं कि जी फलां क्लास का कोर्स दे दें, तो इसका मतलब हम गलत यूज करते हैं ये टर्म। हमें कहना चाहिए कि फलां क्लास का सिलेबस दे दें। हाँ जी बिल्कुल। देखिए हमें टेक्स्ट ओके। बुक कहना चाहिए। ठीक है, फलां ग्रेड की टेक्स्ट बुक्स दे अगर दो। हम बात करनी देखें जो होता है ना, जब हम बात करते हैं ना इसकी, आपको जैसे अब आप एमफिल में एडमिशन ले रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, तो आपको पहले जो उसका सिलेबस है वो दे दिया जाएगा। यानी सेमेस्टर 1 ये होंगे आपके सब्जेक्ट, ये उनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, ये आपको सिलेबस दिया जाएगा। कोर्स आपका फिर आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम जाते हैं ना ये यानी आपको लिस्ट दी जाएगी एक, ठीक है, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, प्रॉस्पेक्टस में भी शायद मिल जाए। अब हम जब शॉप पे जाएंगे ना, फ़र्ज़ करें हमें 5वीं की बुक्स चाहिए। अब बुक्स का हम कह रहे हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। बुक्स क्या होती हैं, सॉरी कोर्स क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। अब हम अगर वहाँ पे ये कहें कि हमें टेक्स्ट बुक दे दें, ये अच्छी बात है, ठीक है। और अगर हम कहें वहाँ पे जाके कि हमें कोर्स देते हैं, तो इसमें सिलेबस की निस्बत कोर्स बेहतर है। क्योंकि दूसरी जानिब अगर हम देखें बुक्स के बाद, तो कोर्स ही जो है उस डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतरते हैं। क्योंकि कोर्स में हम यही बात कर रहे हैं कि वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में सिलेबस के बजाय कोर्स ज़्यादा मुनासिब मौजू वर्ड है। चलें जी आगे हम चलते हैं। 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात हम कर रहे थे। अब ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट, फिर टीचिंग मेथड और फिर इवैल्यूएशन। टीचिंग मेथड को या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को पेडागोजी भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं हमारी वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम अपने करिकुलम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मैं ये चाहता हूँ या एक स्टेट ये चाहती है कि हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं वो सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ सीख जाएं, बड़ों का एहतराम करें, चोरी ना करें, किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, कोई परेशान है उसको सपोर्ट करें, ठीक है, डकैती ना करें, गालम गलोच जो सोशल दूसरे क्राइम्स हैं उनमें वो इन्वॉल्व ना हो, फ़र्ज़ करें। अब इसके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा, अखलाकियात का मज़मून, मॉरल स्टोरीज़ इसमें शामिल की जाएंगी करिकुलम के अंदर, रोल मॉडल्स बताए जाएंगे कि उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के बाद उनको क्यों याद रखा जाता है, उनके किरदार की वजह से। अब हमारा मकसद क्या था? मकसद था कि बच्चे के अंदर क्या किया जाए, बच्चे का करैक्टर डेवलप किया जाए। और हम शामिल करिकुलम के अंदर क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपका करैक्टर डेवलप होगा तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ये बेनिफिट्स होंगे, ये हम इनडायरेक्टली बच्चे को क्या कर रहे होते हैं, उसका माइंड बना रहे होते हैं कि वो अपने बारे ख़ुद सोचे और अपने करैक्टर को डेवलप करे। मॉरल स्टोरीज़, ट्रुथ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर हम स्टोरीज़ शामिल करेंगे, अखलाकियात पे, हमदर्दी पे, इसार पे, कुर्बानी पे, दूसरों के साथ भलाई पे एट्सट्रा, ताकि बच्चे का उसकी करैक्टर की डेवलपमेंट हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में करिकुलम का पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, कंटेंट बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमारी तवक्कुआत होती हैं। तो इनको इंटेंडेड आउटकम्स या एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। ह्यूज ने कहा कि 4 सोर्सेज होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। सबसे पहले उसने कहा कि सोसाइटी, दूसरे नंबर पे है नॉलेज, तीसरे नंबर पे लर्निंग सिचुएशन, चौथे नंबर पे उसने कहा लर्नर्स है। सोसाइटी से क्या मुराद है? यानी हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें या किस तरह की जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बच्चे को किस तरह हमने तैयार करके सोसाइटी के अंदर भेजना है, तो सोसाइटी। दूसरे नंबर पे नॉलेज, किस तरह का नॉलेज हम अपने करिकुलम में शामिल करेंगे। तो जिस तरह का नॉलेज होगा ऑब्वियसली उसी तरह के फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। फिर लर्निंग सिचुएशन है, किस तरह की जो टीचिंग और लर्निंग है वो हमने कैसे करानी है, ठीक है। लर्निंग सिचुएशन जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। और चौथे नंबर पे है लर्नर्स, बच्चे का उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में, वो क्या है, उसकी एज अप्रोप्रिएट करिकुलम कौन सा होगा। बेंजामिन ब्लूम और क्रैथहोल और सिम्पसन इन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी प्रेजेंट की, ये हम अगले चैप्टर असेसमेंट में जाके पढ़ेंगे। तो इसके 3 एरियाज़ होते हैं, नॉलेज,
वैल्यूज़ और साइकोमोटर या प्रैक्टिकल स्किल्स। इनके 3 डोमेन्स हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन होता है ब्लूम टेक्सोनोमी का, जो कि बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में, 1956 में। दूसरा क्रैथहोल ने दिया था, ये इफेक्टिव डोमेन है, 1964 में। तीसरा सिम्पसन ने दिया था साइकोमोटर डोमेन, ये प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड है। साइकोमोटर को कोग्निटिव डोमेन भी हम कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम ने 1956 में, क्रैथहोल ने इफेक्टिव डोमेन और सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन। ये हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये डोमेन दिए हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड हैं कि हम अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव इनसे ले सकते हैं, तीनों डोमेन से। अफेक्टिव जो डोमेन है यानी वैल्यूज़, ये हमारे करिकुलम में एवेलुएट नहीं किया जा रहा। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आई थी 2002 में, उसमें कहा गया था कि 50% जो वेटेज है, ये जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर हैं, ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनकी बेस पे करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, इनकी बेस पे फिर असेसमेंट भी की जाती है, ठीक है। तो अफेक्टिव हमारे करिकुलम से इवेलुएट नहीं किया जा रहा, यानी वैल्यूज़ के एक बच्चे के अंदर सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी, ये चीज़ें किस लेवल की हैं, ये हमारे सिस्टम में इवेलुएट नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी नॉलेज, ये कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन मेजर किया जा रहा है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आई थी 2002 में, उसमें कहा गया था कि जो 50% वेटेज है कॉग्निटिव डोमेन के पहले 2 लेवल्स होंगे, नॉलेज और कंप्रीहेंशन को। ये हम आगे जाके देखेंगे ये क्या होता है नॉलेज और कंप्रीहेंशन का लेवल। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की टाइप्स की। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप। एक होते हैं जनरल, दूसरे होते हैं स्पेसिफिक और तीसरे होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब आपके पास एक बुक है, अब उस बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब उस पूरे चैप्टर के, साइंस की बुक है फ़र्ज़ करें, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है, जनरल साइंस क्लास या 6 या 8 है फ़र्ज़ करें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के ऊपर चैप्टर है। अब इस पूरे चैप्टर के चंद ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 5, 7, 8, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स जो एक यूनिट या एक चैप्टर के होंगे उनको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। यानी एक आपका कोर्स है, आपका एक चैप्टर है या एक यूनिट, एक सेक्शन है। बाज़ बात हमारी बुक में 10 चैप्टर हैं, उनके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 3 चैप्टर, सेक्शन 2 में 3 और सेक्शन 2 में 3 चैप्टर, सेक्शन 3 में 4 चैप्टर फ़र्ज़ करें। तो एक सेक्शन के ऑब्जेक्टिव, एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव या एक कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं जनरल या यूनिट ऑब्जेक्टिव्स। फिर आते हैं स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये एक टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं यानी एक लेसन के, ठीक है, इनको हम स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें इनमें हम ये देख रहे होते हैं कि इनको पढ़ाने के बाद हमारे बच्चे का बिहेवियर कितना तब्दील होगा। हमारा बच्चा जो है बड़ा शरारती है, तो ये टॉपिक पढ़ाने के बाद अखलाकियात का बच्चा जो है क्या वालिदैन का एहतराम पहले नहीं करता, अब कर रहा है, अब करेगा या नहीं करेगा। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बिहेवियर में तब्दीली से रिलेटेड होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं, कहा जाता है कि दीज आर रिटन स्टेटमेंट एंड आर ब्रॉड इन नेचर एंड कवर अ यूनिट और सेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। दीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रीफ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट स्टूडेंट will be expected to learn by the end of school year, course, unit, lesson, project or class period। एक पीरियड के, एक लेसन, यूनिट, सेक्शन के बाद क्या बच्चे गेन करेंगे। अब इसके बरक्स जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टीचर देता है कि भाई ये पढ़ाने के बाद मैं आपसे ये सुनूंगा, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक कर दिया गया, एक तो है पूरे लेसन के, पूरे कोर्स, पूरे यूनिट, सेक्शन, ईयर के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये जनरल हैं, ब्रॉडर हैं। स्पेसिफिक नैरो होते हैं, यानी एक इंस्ट्रक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, उनको हम स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड सिखाने के लिए होते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? These are written statement of intended learning outcomes of the student. Effect of instruction is observed on the behavior of the children in terms of his or her skill or result. Change in behavior as a result of instruction. इंस्ट्रक्शन की बेस पे बच्चे के बिहेवियर में कितनी तब्दीली आई है, ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो पहला इसका कंपोनेंट हो गया। इधर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करिकुलम के बगैर अचीव नहीं हो सकते। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, ये पहले एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन के बगैर करिकुलम जो है वो हमारा
समझने नामुकम्मल है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम से मुराद ये है कि इनके बग़ैर, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम्स आर बेसिस ऑन विच करिकुलम इज़ डिज़ाइन। तो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनकी बुनियाद पे कोई भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। यानी अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम करिकुलम डिज़ाइन नहीं कर सकते। और अगर एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम करिकुलम के बगैर अचीव नहीं कर सकते। जी, दूसरा इसका कंपोनेंट है कंटेंट। अब कंटेंट किसको कहते हैं, यानी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट को। किसी भी जो कोर्स इसमें शामिल किया जाता है, बुक्स हैं, कोर्स है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है उन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए, तो पहले ऑब्जेक्टिव बना लिया गया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये अचीव करने हैं। बच्चे के अंदर सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी, सोशल स्किल्स, इसी तरह जो लैंग्वेज स्किल्स वो इंग्लिश बोल ले, इसी तरह साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर ले, फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे कंटेंट या कोर्स या बुक्स बनाई जाएंगी, ठीक है, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर लें। तो कंटेंट क्यों बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट एंड थीरीज़। ये सारी की सारी जो नॉलेज, वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट एंड थीरीज़ हैं जो करिकुलम के अंदर शामिल की जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी, हम बात कर रहे थे कंटेंट की। तो कंटेंट में नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और थियरीज़ पढ़ाई जाती हैं, शामिल होती हैं। अब जो इसमें नॉलेज होता है वो 2 तरह का होता है। वैसे तो हमने नॉलेज की और भी टाइप्स पढ़ी थी साइकोलॉजी में,
शायद पढ़ी थी साइकोलॉजी में, नहीं फ़िलासफ़ी में, सॉरी। तो यहाँ पे दो तरह का नॉलेज शामिल होता है। एक होता है सब्सटेंटिव नॉलेज, वो नॉलेज जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है फ़र्ज़ करें, और ज़मीन में इतने परसेंट पानी है, इतने परसेंट खुश्की है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, हक़ाइक़ पे मबनी। अच्छा, दूसरी होती है सेंटेक्टिव, दूसरा नॉलेज ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस कर रहा होता है नॉलेज, उसको हम सब्सटेंटिव नॉलेज कहते हैं। जबकि जो वो नॉलेज जो थिंकिंग से रिलेटेड है, थाट प्रोसेस से, उसको हम सिंटैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि इसकी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग जैसे होती है, हम सोचने के बाद ही किसी चीज़ को उसका जवाब देते हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि चिड़िया जो है एक परिंदा, चिड़िया के पर होते हैं तो बाकी परिंदों के भी पर हैं, तो चिड़िया का उनसे क्या ताल्लुक़ है, तो चिड़िया और उनकी फैमिली सेम है। इसी तरह 5 × 5 कितना होता है, तो कोई इंडिविजुअल सोचेगा, इसको रैशनली जो है इसको सॉल्व करेगा और इसका जवाब देगा। यानी जो लॉजिक थिंकिंग से जो नॉलेज रिलेटेड होता है उसको हम सिंटैक्टिकल कहते हैं, और जो नॉलेज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हक़ाइक़ पे बेस कर रहा होता है उसको सब्सटेंटिव नॉलेज कहते हैं। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए गए, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को के हसूल के लिए कोर्स लिखा जाता है, यानी बुक या कंटेंट लिखा जाता है। अच्छा, मैं तकरीबन पिछले को 5 मिनट से बोल रहा था और मेरा माइक ऑफ था। चले मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ वहीं से। आवाज़ आ रही है मेरी अब? माजरत, मैं बोल रहा था, मैं और ये हम तो माइक को देख कर खामोश थे कि बस मैं शुरू था, माइक मैं ऑफ की समझा वजह से हम शायद खामोश थे, अब नहीं है। मैंने कहा किसी की आवाज़ नहीं आ रही, मैं दोबारा चेक किया तो फिर वो तो मेरा माइक ही ऑफ था। चलें जी, पहले हमने बात की है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव बन गया तो फिर कंटेंट होते हैं। कंटेंट हमने कहा कि इसमें कोर्स होता है, सब्जेक्ट मैटर या डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, यानी बुक्स आप समझ लें। तो इसमें जो नॉलेज, स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज़ होती हैं वो शामिल होती हैं। ये हमें एक यानी जो कोर्स है ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। यूँ समझ लें कि बुक्स जो है आपकी जो स्कूल में डिफरेंट ग्रेड्स की जो बुक्स होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये बुक्स जो हैं प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। ठीक है, इसमें जो और क्या चीज़ शामिल होती है, नॉलेज शामिल होता है, इसमें वैल्यूज़ शामिल होती हैं, इसमें थीरीज़ शामिल होती हैं और इसमें कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। जो नॉलेज इसमें शामिल होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सब्सटेंटिव और दूसरा होता है सिंटैक्टिकल। जो सब्सटेंटिव नॉलेज होता है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है। जैसे देखें, सूरज मशरक़ से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। कोई चीज़ कोई बंदा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो बॉयल होना शुरू कर देता है। जो मर्ज़ी इसको देख ले, वो जो है इसको, ये एक फैक्ट है। इसी तरह दूसरा जो नॉलेज होता है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन हमारे थाट या थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि माइक्रो टीचिंग जो है, अच्छा जी, जैसे माइक्रो टीचिंग है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि माइक्रो टीचिंग जो है वो स्मॉल स्केल पर होती है। फ़र्ज़ करें माइक्रो टीचिंग स्मॉल स्केल पर होती है, इसमें 5 से 10 टीचर होते हैं और इसमें एक ही जो है वो स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपसे मैं आगे ऑप्शन दे देता हूँ, सवाल फिर अगेन पूछता हूँ ये बात आपको बता के कि माइक्रो टीचिंग में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने होते हैं, 5, 10, 15, 20 या नन। ठीक है, तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और नन। अब आप सोचेंगे और सोचने के बाद इसको जवाब देंगे कि नन है इसका जवाब, क्योंकि उसमें 5 से 10 होते हैं। या 5 + 5 = 5 × 5 कितने होते हैं, या 49 / 7, तो 49 को 7 पे तकसीम करें तो क्या जवाब आता है। तो ये हमारी थिंकिंग या थाट प्रोसेस से रिलेटेड है, वो नॉलेज जो हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है। और अगर हम उसको रैशनली यानी सोचे बगैर अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमसे नहीं हो सकेगा। मसलन एक बच्चे को तकसीम का अमल नहीं आता
तो वो एक सवाल तो शायद रटे से हल कर ले, लेकिन हर सवाल तो उसको डिफरेंट सवाल आएगा वो नहीं हल कर पाएगा। तो वो नॉलेज जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पाकिस्तान कब बना 14 अगस्त 1947 को, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसका एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई दो राह नहीं है। जबकि वो नॉलेज जिसमें हमें सोचना पड़ता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का है, या साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके पीछे हमारा कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट मौजूद होता है, वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है तो टॉपिक हमें समझ आता है, तो उसको सिंटैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स बन गए, जो कंटेंट हमारे पास होता है, वो कंटेंट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जजमेंटल प्रोसीजर। इसमें जो जजेस होते हैं, यानी वो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनकी ज़िंदगी गुजरी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मसलन बच्चे के अंदर सच्चाई और दयानतदारी जो है वो इनकलकेट करनी है उनके किरदार में। तो वो कहते हैं कि जी सच्चाई और ईमानदारी से रिलेटेड आप मोरल स्टोरीज़ जो है वो कोई अच्छी अच्छी स्टोरीज़ शामिल कर लें, फ़र्ज़ करें। तो जो जज होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जजमेंट से कि भाई इसके मुताबिक ये कंटेंट होना चाहिए हमारे करिकुलम में। ये जजमेंटल प्रोसीजर होते हैं। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में जो कंटेंट हम सेलेक्ट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बाद, यानी हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। अब उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम एक जो नॉलेज है या कोई एक एरिया, एक टॉपिक, सब टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं चंद रैंडम सैंपल के ऊपर, यानी 20-25 बच्चों को पढ़ा के उसके बाद हम जज करेंगे क्या ये वाकई उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है। अगर कर रहा होगा तो हम शामिल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। देन है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर इसको कहते हैं सिचुएशनल एनालिसिस से रिलेटेड। एक सोसाइटी को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है अर्जेंट ग्राउंड पे, जैसे कोविड आया तो यहाँ पे जो है वो एक हर इंडिविजुअल को जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे फोकस किया गया कि जो है वो मास्क पहने, हाथों को धोएं, डिस्टेंस कायम रखें, अनहाइजीनिक चीज़ें ना खाएं, वगैरह वगैरह। जो मतलब ये है कि एहतियाती तदाबीर हैं वो बताई गई। अब इस तरह की जब सिचुएशन आई, इस तरह की सिचुएशन में जब एक सोसाइटी को किसी चीज़ की अचानक डिमांड पड़ती है या एक सोसाइटी को किसी स्पेसिफ़िक उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम सोसाइटी से देखते हैं कि भाई सोसाइटी को एनालाइज़ करते हैं कि किन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो हम अपने जो कंटेंट है उन ऑब्जेक्टिव से अपने करिकुलम में शामिल करते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन। पीपल एक्टिविटीज़ आर एनालाइज टू नो देयर फंक्शन, परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस कंटेंट इज सेलेक्टेड। ठीक है, ये 3 इसके प्रोसेस होते हैं कंटेंट सिलेक्शन के: जजमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद है, अब हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, फ़र्ज़ करें, ठीक है, कि जी नमाज के बारे हमने ये चीज़ शामिल करनी है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तरतीब देंगे। सबसे पहले है स्कोप, फिर उसका सीक्वेंस और फिर इंटीग्रेशन। स्कोप में हम देखेंगे कि कितना मटेरियल हमने और कितना और कौन सा मटेरियल शामिल करना है नमाज के बारे में, कितना और कौन सा मटेरियल। ठीक है, हमारे पास कंटेंट बहुत सारा मौजूद है, तो इसमें हमने कितना और कौन सा शामिल करना है, तो इसको कहते हैं स्कोप। रेफर टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोग्राम। एक सब्जेक्ट में एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कितना और कौन सा शामिल करना है। अब इसकी फर्दर 2 जो है वो लेवल्स होते हैं, एक होता है ब्रेड्थ, एक होती है डेप्थ। ब्रेड्थ कहते हैं रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, रेंज ऑफ मटेरियल से मुराद क्या है, कहाँ से कहाँ तक कंटेंट हमने नमाज है तो नमाज हमने इस्लामियात 6ठी ग्रेड में या 5वीं ग्रेड में शामिल करनी है, तो इसमें रेंज क्या होगी, इसमें हम फ़र्जियत, अहमियत, कुरानी आयात, अहादीस मुबारक, क्या क्या चीज़ें, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, कितने पेजेस की होगी, कितना इसमें पैराग्राफ होंगे, एट्सेट्रा, तो ये होगी रेंज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। फिर है अमाउंट, एक जो फ़र्ज़ करें फ़र्जियत है नमाज की, तो कुरान की कितनी आयात इसमें होंगी, ये अहादीस मुबारक कितनी शामिल करेंगी, फ़वाइद इसके कितने पेजेस के या कौन कौन से शामिल करेंगे, तो ये होती है उसकी डेप्थ। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रेड्थ होती है, फैलाओ। ठीक है, कि कितना मवाद हमने शामिल करना है, ब्रेड्थ, फैलाओ, रेंज। और डेप्थ, तो जो शामिल करना है तो कौन कौन सा करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन ईच आइटम इंक्लूडेड, एक जो आइटम है उसके बारे में क्या क्या मालूमात हमने इसमें शामिल करनी है, ये होती है उसकी डेप्थ। फिर आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते हैं तरतीब देना। अब यानी करिकुलम को जो कंटेंट है उसको क्या करना, एक ऑर्डर में लेकर आना, इसको सीक्वेंस कहते हैं। आउसबेल ने कहा था कि करिकुलम जो है वो उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए
वो इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस होना चाहिए, यानी जिस अंदाज से टीचर पढ़ाता है ना उसी अंदाज से किताब में शामिल होना चाहिए। रॉबर्ट गैगन ने ये डेविड आउसबेल ने ना मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी दी थी। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी जो है इसकी वो ये कहती है कि जो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड नया नॉलेज जब प्रेजेंट किया जाता है ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और मीनिंगफुल होता है। इसको कहते हैं डेविड आउसबेल मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। यानी जब आप नया नॉलेज दें ना तो उसको प्रीवियस के साथ लिंक करें। ये आउसबेल का कॉन्सेप्ट था। इसने कहा कि नॉलेज, चूँकि ये बात किसकी कर रहा है, वही वाला पॉइंट मीनिंगफुल लर्निंग से आप उसको लिंक अगर करें तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस, टीचर सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में पढ़ाता है, एक चीज़ पढ़ाई फिर और उसको डीप ले गया और उसको आगे तो रिलेट करना वही बात है। तो ये कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस के हिसाब से कंटेंट को जो है वो तरतीब देनी चाहिए। रॉबर्ट गैगन है, इन्होंने जो है वो कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी दी थी। इसने कहा था 8 डिफरेंट कंडीशंस हैं डिफरेंट लर्निंग के लिए डिफरेंट टाइप की टीचिंग रिक्वायर होती है। तो इसने उसी पॉइंट को अपने सामने रखते हुए इसने कहा कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, किस तरह का कंटेंट पढ़ाना है उसी तरह की टीचिंग होनी चाहिए। तो इसने स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट की बात की और आउसबेल ने जो सीक्वेंस है उसकी बात की, इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस की, जिस तरह टीचर पढ़ाए उस तरह। उसके बाद है लॉजिकल ऑर्डर भी होता है इसका, कि एक लॉजिकल यानी रीज़न की बेस पे, रैशनैलिटी की बेस पे कि वाकई चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक जो कर रही हों वो उस तरतीब में करिकुलम होना चाहिए। अब इसकी 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजेंटल। 6ठी 7वीं और 8वीं ग्रेड के जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनको आपस में रिलेट करना, जो टॉपिक्स 6ठी में मौजूद है उससे थोड़ा सा ब्रॉडर 7वीं में हो, उससे थोड़ा सा मज़ीद ब्रॉडर 8वीं में हो, तो ये वर्टिकल है। ठीक है, डिफरेंट ग्रेड्स पे करिकुलम को या सब्जेक्ट्स को आपस में मिलाया जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? अब इसमें एक ही ग्रेड लेवल पर, जैसे 7वीं क्लास है ना, तो 7वीं की जो इस्लामियात है, उर्दू है, मुआशरती उलूम है, फ़र्ज़ करें इसमें अखलाकियात का जो चैप्टर है ना वो 3 चैप्टर शामिल किए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं। इन तीनों बुक्स के जो कंटेंट है उसको आपस में क्या किया गया है, लिंक किया गया है। इस्लामियात में भी अखलाकियात रखा गया है, उर्दू में भी रखा गया है, इंग्लिश या मुआशरती उलूम में भी रखा गया है। ठीक है, तीनों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो एक ही ग्रेड लेवल या सिमिलर ग्रेड लेवल पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में जो क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाना। हमारे यहाँ सोशल स्टडी या जनरल साइंस जैसे है, जनरल साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स को मिक्स करके 6ठी 7वीं 8वीं 5वीं और 4वीं में जनरल साइंस बनाया जाता है। ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। इसी तरह मुआशरती उलूम है, सोशल स्टडीज़, इसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स जो है, इस्लामियात, ये सब्जेक्ट मिक्स करके एक सब्जेक्ट बनाया जाता है जिसको कलेक्टिवली हम सोशल स्टडी कहते हैं। ये भी इंटीग्रेटेड होता है। अब इंटीग्रेशन अगेन 2 तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जो होती है ना वर्टिकल इंटीग्रेशन, इससे मुराद ये है, सॉरी वर्टिकल और मैं भूल गया हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी जो इंटीग्रेशन होती है ना इसमें इंटर का मतलब होता है 2। ठीक है, अब एक ही फैमिली के मेंबर है ना, तो उन फैमिली के मेंबर के आपस में जो रिलेशनशिप होंगे, एक फैमिली, एक घर के लोग हैं, बहन भाई, कज़न वगैरह सारे, इनके आपस में दोस्ती, ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत है, ये होता है इंट्रा डिसिप्लिनरी। एक ही 4 दीवारी के अंदर के लोग हैं। ठीक है, अब एक मोहल्ले के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनका आपस में बड़ा अच्छे ताल्लुकात हैं। अब वो मुख्तलिफ कबाइल से, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ अकायद के हैं, वो डिफरेंट लोग हैं। अब मुख्तलिफ लोगों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो कहलाते हैं इंटर रिलेशनशिप। क्या कहलाते हैं? इंटर रिलेशन। और इंट्रा क्या होता है? एक ही ख़ानदान के। इसी तरह अगर हम इसको अप्लाई करें सब्जेक्ट्स की बेस पे, तो एक ही सब्जेक्ट है, जैसे देखें ना जनरल साइंस हम बनाते हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये साइंस हैं तीनों। इन सिमिलर सब्जेक्ट्स को मिला के हमने क्या बनाया, जनरल साइंस बना दिया। ठीक है,
तो ये क्या कहलाएगा, इंट्राडिसिप्लिनरी। जब सिमिलर सब्जेक्ट्स को मिला के एक नया सब्जेक्ट बनाया जाए, इंट्राडिसिप्लिनरी कहलाता है। और जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मिला के एक नया सब्जेक्ट बनाया जाए, जैसे सोशल स्टडी है, अब इसमें हिस्ट्री, पाक स्टडी, इसमें सोशियोलॉजी, इसमें जो है वो इकोनॉमिक्स, इसमें इस्लामियात, ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल करके सारे एरियाज़ एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है, सोशल स्टडी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन कहते हैं। जी, कोई मसला यहाँ पे किसी को? सर ये इंटर जो है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, इसकी एग्जांपल प्री क्लास की जो वाक़फ़ियत आमा यानी जनरल नॉलेज की बुक है ना, वो भी है। उसमें एक पोर्शन 2-3 चैप्टर साइंस के होते हैं, 2-3 इस्लामियात के और 2-3 मिशत उलूम के होते हैं। तो ये चूँकि डिफरेंट होते हैं तो फिर इसको भी इंटरडिसिप्लिनरी जी कहेंगे जी, ना। आप बिल्कुल वाक़फ़ियत आमा जनरल नॉलेज को भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, तीसरी क्लास की जो होती है। थैंक यू। अब तीसरे नंबर पे है पेडागोजी। सर डेप्थ, जी जी जी, सर डेप्थ करने, डेप्थ को एक है ब्रेड्थ, एक है डेप्थ। अब आपसे कहा जाता है कि आपके पास जो है ना वो पैसे हैं, आपसे फ़र्ज़ करें आप दुकान पे जाते हैं ना, तो आपने कहा मैंने ड्रेस लेना है, तो आपसे पूछा जाता है भाई आपकी रेंज क्या है। ठीक है, तो आप रेंज बताते हैं, जी मेरे पास तो 20,000 हैं, या 5,000 हैं, 10,000 हैं, 4,000, 2,000, जो भी आप, तो आपको इस रेंज में चाहिए। हाँ जी, इस रेंज में चाहिए, चलें जी दिखा दें। अब रेंज पता चल गई कि भाई आपने जो है वो 2,000 से 5,000 के दरमियान लेना है सूट। ठीक है, अच्छा, अब 2,000 से 5,000 के दरमियान 1, 2, 3 जो है वो आपको दिखा दिए जाते हैं। अब आपको दिखाया जाता है ये अकेला 5,000 का है, ये 2-2,000 के दो हैं, ये 4,000 में आपको मिल जाएंगे 2 सूट। तो जो ब्रेड्थ है ना, इसमें रेंज बताई जाती है कि कितनी अमाउंट जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने उस करिकुलम के अंदर, अपने सब्जेक्ट के अंदर शामिल करनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है। मसलन छठी क्लास में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, ये पहला चैप्टर है, तो जानदारों की तकसीम कार, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपने शामिल करने हैं, ये आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, ये आपकी ब्रेड्थ कहलाएगी कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आपने शामिल करनी है। अब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिए कि भाई मैंने ये करनी है। अब आगे बात आएगी डेप्थ की, कि हर टॉपिक जो है वो कितना डीप होगा। यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, ये आपकी रेंज है। अब हर टॉपिक में कितनी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, उसके अंदर क्या कौन सा नॉलेज होगा, कितना होगा, तो ये उसकी डेप्थ कहलाती है। ठीक है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक टॉपिक के अंदर आप शामिल करेंगे, एक बुक के अंदर, एक सब्जेक्ट की बुक में, तो ये डेप्थ कहलाती है। क्लियर? यस सर, थैंक सर इसको क्वालिटी भी कह सकते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। क्वालिटी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम सिर्फ क्वालिटी तो नहीं देख रहे हैं ना, हम क्वांटिटी देख रहे हैं इसमें, कि कितनी क्वांटिटी हम शामिल करेंगे। क्वालिटी नहीं, इसमें हम क्वांटिटी शामिल करेंगे कि कितना, देखें ना कहाँ से कितनी इन्फॉर्मेशन शामिल करनी है, सॉरी कौन कौन सी शामिल करनी है और कितनी करनी है। हम करेंगे जी जी, डेप्थ में क्वांटिटी, नॉट सर क्वालिटी। क्वालिटी भी होगी, क्वालिटी तो ऑब्वियसली depth होगी ना। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो नहीं, सकती है क्वालिटी तो ऑब्वियसली सर, होगी, वो तो सर जब ऑब्जेक्टिव। इंक्लूड नहीं होगी। जी देखिए, यहाँ पे हम ना वो क्वालिटी तो हर स्टेप पे करिकुलम के अंदर होती है, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करें तो क्वांटिटी होगी। हम ये देख रहे हैं ना, एक टॉपिक में कौन सा जो मवाद है वो शामिल करेंगे। क्वालिटी तो ऑब्वियसली होगी, उसमें तो ये देखेंगे ना हम कि ये इंपॉर्टेंट है, ये शामिल कर लिया जाए, इसको स्किप कर दिया जाए। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी बन जाएगी। लेकिन क्वांटिटी में हम ये देखेंगे कि इतना ही हमने शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। मसलन आप देखें ना, अगर आप बात करें दूसरी जमात की ना, जो इस्लामियात की किताब है, उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है, उसके ऊपर सिर्फ 4 लाइनें मौजूद हैं। ठीक है, अब इसकी ब्रेड्थ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, आपकी नाम, कनीयत और जो इब्तदाई ज़िंदगी और टोटल ज़िंदगी फ़र्ज़ करें, ये हमारी क्या कहलाएगी? ब्रेड्थ कहलाएगी, कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। अब डेप्थ क्या है? डेप्थ में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ तारीख़ को दुनिया में तशरीफ़ लाए,
इतने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की, इस तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रेलत फरमा गए और आपने सादिक और अमीन का लक़ब पाया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन दूसरी क्लास की इस्लामियत में मौजूद है। और अगर हम 5वीं की इस्लामियत में आकर देखें तो एटलीस्ट 10 पेजेस मौजूद हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर। अब वहाँ पे डेप्थ कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी, 4 लाइंस। यहाँ पे क्या है, 14 पेजेस या 10 पेजेस हैं, ठीक है। बर्थ से लेकर विसाल तक सारे अहवाल तकरीबन लिखे हुए हैं 5वीं की इस्लामियत में। अब यहाँ पे डेप्थ चेंज हो गई है, वहाँ पे थोड़ी थी, यहाँ पे बढ़ गई है क्वांटिटी। क्लियर हुआ अब? यस सर, थैंक यू। जी पेडागोजी। अब पेडागोजी किसको कहते हैं? टीचिंग। अब जो ऑब्जेक्टिव आ गए, ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमने कंटेंट सेलेक्ट कर लिया, अब उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, जी हमारा क्या कहलाता है? पेडागोजी या लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें कोई टीचर सेंटर्ड, कोई स्टूडेंट सेंटर्ड, डिफरेंट होते हैं। जी सिलेबस क्या होता है? सिलेबस और कंटेंट में फ़र्क क्या है? जी कोई बता सकता है? सर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है ये सिलेबस है, और कंटेंट वो है जो हम दे रहे हैं बच्चों को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं ये हमारा कंटेंट है। जी मैंने स्टार्ट में बताया था, शायद आप मौजूद नहीं होंगे उस वक्त क्लास में। डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होती है ना किसी भी हम देख सकते हैं जी, इसका फर्क ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे सिलेबस तो आपने बता दिया, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक होती है ना सर। जो कोर्स होता है ना, कोर्स का जो पहला वर्ड है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, और उधर से जी सर कोर्स का बता रहा है ना। कोर्स का सर जो है ना वो फिर डिटेल उसकी है, उधर से कोर्स का सी है, उधर से उसकी डी, अगला उसका जो वर्ड डी है, तो फिर डिटेल जो उसकी ये है ना, वो जो सिलेबस की डिटेल है वो हमारा हो गया अपना कोर्स। तो कोर्स ऐसे शॉर्ट समझ लें कि शॉर्ट लिस्ट होती है आपके पास, ठीक है, और जो कोर्स होता है ना वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं? एक कोर्स के अंदर जो मटेरियल दिया गया होता है ना वो सारे का सारा सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, करिकुलम ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, ठीक है, सिलेबस आउटलाइन या शॉर्ट लिस्ट आप कह सकते हैं, आउटलाइन, टॉपिक और सब टॉपिक्स जो होते हैं किसी भी बुक के, किसी भी प्रोग्राम के, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। अच्छा, अब उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की जो मुकम्मल एक्सप्लेनेशन होती है ना चैप्टर्स वाइज, तो ये होती है कोर्स। अब कंटेंट क्या होता है? वो तमाम मटेरियल जो हमारे कोर्स में मौजूद होता है उसको हम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। जी हम बात कर रहे थे जी सिलेबस को जो इंडेक्स होता है, किताब का जो इंडेक्स होता है उसको सिलेबस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। इंडेक्स पेज जो होता है ना वो बिल्कुल टॉपिक्स ही होते हैं, चैप्टर के नाम, और कुछ बुक्स में सिर्फ चैप्टर्स होते हैं, कुछ में चैप्टर्स के नाम हो यानी मेन टॉपिक्स के नाम होते हैं, कुछ में सब टॉपिक्स भी कहीं कहीं पे होते हैं। अच्छा जी, टीचिंग मेथड की हम बात कर रहे थे, ये तीसरा कंपोनेंट है। इसमें डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। रॉबर्ट गैगन की अभी हम बात कर रहे थे, उसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, या 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। उसने कहा था कि डिफरेंट लर्निंग के लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो हम भी अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के लिए हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। साइंस के लिए जो है हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। हिस्ट्री के लिए हम रोल प्ले और ड्रामा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह ग्रामर सिखाने के लिए हम जो है वो इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ हम मेथड यूज़ करते हैं। हमने ये सारी चीज़ें जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई हैं। अगर आपसे इम्तिहान में सवाल पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यू लाइक मोर, आप कौन सा जो मेथड ऑफ टीचिंग है ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एक्लिप्टिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए। एक्लिप्टिक अप्रोच कहते हैं कि आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ये एक्लिप्टिक अप्रोच होती है, एक ही टाइम में मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करना। उसके बाद लास्ट जो कंपोनेंट है करिकुलम का वो है एवेलुएशन। एवेलुएशन किसको कहते हैं? हमने जो करिकुलम बनाया यानी ऑब्जेक्टिव बनाए, उस पर कॉन्टेंट बनाया, उस पर 1 साल पढ़ाया, साल पढ़ाने के बाद कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, हमारे बच्चे के किरदार या करेक्टर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट कितनी हुई है, सोसाइटी में कितनी तब्दीली आई है इस करिकुलम को पढ़ाने के बाद, ये होती है एवेलुएशन। एवेलुएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑन प्रोग्राम टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू, वर्थ और
एम ऑफ डिसाइडिंग वेदर टू अडॉप्ट आर रिजेक्ट आर रिवाइज द प्रोग्राम। तो इवेल्यूएशन कहते हैं वैल्यू जजमेंट, वर्थ या क्वालिटी को हम ये जज करते हैं कि जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था उसके कितने रिज़ल्ट्स जो है वो आए हैं, बेहतर आए हैं या नहीं आए। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है जजमेंट। तो इवेल्यूएशन का दूसरा नाम होता है जजमेंट। जजमेंट को क्या किसको कहते हैं हम? जजमेंट कहते हैं किसी भी प्रोसेस की वैल्यू या वर्थ को मेजर करना। तो करिकुलम में हम इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, करिकुलम इवेल्यूएशन में हम करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं। करिकुलम इवेल्यूएशन की 3 टाइप्स होती हैं, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक और सबमिटिव इवेल्यूएशन। फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उस काम को करने के दौरान या उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए कि कितनी उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो इस चीज़ की जो असेसमेंट होती है इसको फॉर्मेटिव कहते हैं। एवेल्यूएशन यूज़ टू इम्प्रूव कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम जब डेवलप हो रहा है तो उस वक्त उसके जो कंटेंट है उसको उस वक्त देखना, ये फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, जबकि दूसरा है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। ये है कि जब करिकुलम हम डेवलप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स हमें आ जाते हैं ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, जो हम असेसमेंट करते हैं उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। और करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान जो हमें प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो हम असेस करते हैं तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। और सबमिटिव इवेल्यूएशन, जब करिकुलम बन जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा करिकुलम कितना इफेक्टिव है या नहीं है, तो ये हमारी सबमिटिव इवेल्यूएशन होती है। तो करिकुलम इवेल्यूएशन करिकुलम की इफ़ेक्टिवनेस को देखना, और इसके 3 टाइप्स होती हैं। करिकुलम के करैक्टर्स क्या होते हैं? करिकुलम बच्चों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे उन्होंने अपने उसको करैक्टर्स को मोल्ड करना है, बिहेवियर को चेंज करना है। दूसरे नंबर पे इसमें टोटलिटी शामिल होती है, इसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों इसमें शामिल होती हैं। ये मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, यानी नए जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे हमारे करिकुलम उसको फोकस कर रहा होता है। इसमें फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ, यानी हर सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये मुआशरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। तो हमारा करिकुलम मिरर होता है हमारी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ का। हमारा करिकुलम हमें बता रहा होता है कि हम किस तरह की सोसाइटी डेवलप करना चाहते हैं। लास्ट वन है, ये हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। मैं सारे टॉपिक को जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने बात की है करिकुलम की। करिकुलम कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। करिकुलम एक लैटिन वर्ड करियर से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ। कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि करिकुलम जो है वो स्टडी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एक टाबा की, दूसरी है कर की। दोनों में डिफरेंस ये है कि टाबा कहते हैं कि तमाम एक्टिविटीज़ जो क्लासरूम के अंदर या बाहर हो रही हैं वो करिकुलम है, जबकि कर कहते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर या बाहर हो रही हैं, इन्होंने स्कूल का वर्ड यूज़ किया, वो क्या कहलाती हैं? करिकुलम कहलाती हैं। टेलर ने कहा कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है जिसको स्कूल जो है वो डायरेक्ट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए, ये जो है वो करिकुलम है। अल्बर्टे ए और ई ने कहा कि करिकुलम जो है वो टोटल स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं। उन्होंने लर्निंग कहा, इन्होंने एक्टिविटीज़ कहा जो स्कूल प्रोवाइड करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ब्लॉन्ड ने एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया कि ये तमाम एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के स्कूल की डायरेक्शन में। स्मिथ ने कहा कि ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। कुनिंगम ने कहा कि ये टूल है जिसको टीचर यानी आर्टिस्ट अपने मटेरियल यानी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ करता है। सिलेबस हमने कहा आउटलाइन ऑफ द टॉपिक होती है। कोर्स हमने कहा किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। मिनहाज हमने कहा अरबी में करिकुलम को कहते हैं। करिकुलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड एंड इवेल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हीब्स ने कहा कि 4 फोर्सेस हैं करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के, सोसाइटी, नॉलेज, लर्निंग, सिचुएशन एंड लर्नर। बेंजामिन ब्लूम, क्रैथहोल और सिम्पसन तीनों ने मिलकर ब्लूम टेक्सोनोमी दी है। पहले ने कॉग्निटिव डोमेन दिया 1956 में, दूसरे ने क्रैथहोल ने अफेक्टिव डोमेन दिया 1964 में, और साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने 1972 में दिया। तो ये इनकी बेस पे भी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। अफेक्टिव डोमेन हमारे इस सिस्टम में मेजर नहीं किया जा रहा, और 2002 में जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आई थी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, उसमें जो फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, इसके पहले 2 लेवल, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनको 50% वेटेज दिया गया था। आज की अगर हम बात करें तो आज जो है वो 70% जो वेटेज है वो दिया गया है किसको? अकेले नॉलेज लेवल को। बोर्ड के इम्तिहान में 70% आज की हम बात कर रहे हैं, ये बात पुरानी अब हो चुकी है। 2000 जो है 19 या 20 में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं है, जो हमारे इंटर जो
बोर्ड कमेटीज़ हैं, इन्होंने डिसाइड किया पूरे पंजाब की कि मैट्रिक के इम्तिहान में जो रिटन पेपर होगा उसमें 70% नॉलेज होगा, 20% कंप्रीहेंशन और 10% एप्लीकेशन। तो ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, करिकुलम के 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 3 तरह के, जनरल ऑब्जेक्टिव या यूनिट ऑब्जेक्टिव। एक लेसन, यूनिट या सेक्शन को कंप्लीट करने के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस मुकम्मल यूनिट, सेक्शन या एक तालीमी साल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उनको यूनिट या जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। स्पेसिफिक या इंस्ट्रक्शन, एक टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके उस स्पेसिफिक एक लेसन, एक टॉपिक से रिलेटेड दी गई इंस्ट्रक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शनल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तीसरे होते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनमें ये देखा जाता है कि एक बच्चे का बिहेवियर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कितना चेंज हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बगैर, ये करिकुलम के बगैर मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी करिकुलम के बगैर हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते, और करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी बेस पे करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट। हमने बात की है, कंटेंट में नॉलेज शामिल होता है, वैल्यूज़ शामिल होती हैं, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। नॉलेज हमें गाइडलाइन देते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करना है, कंटेंट हमें गाइडलाइन देता है। नॉलेज 2 तरह का होता है, सब्सटेंटिव फैक्चुअल होता है, जबकि सिंटैक्टिकल थिंकिंग से रिलेटेड होता है। कंटेंट जब हम सिलेक्ट करते हैं 3 तरह से, जजमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल। जजमेंटल में जज जो है अपनी थिंकिंग की बेस पे कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस टॉपिक से ये फिट आता है, इसको शामिल किया जाए इस चैप्टर को। एक्सपेरिमेंटल में हम बाकायदा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके रिज़ल्ट देखेंगे, ये वाकई फ़िट आता है तो ही हम यूज़ करेंगे। एनालिटिकल में हम क्या करेंगे कि सोसाइटी की जो नीड इंटरेस्ट है वो हम देखेंगे और उनकी बेस पे करिकुलम सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्कोप, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। स्कोप में हम ये देखते हैं कि कौन सा और कितना नॉलेज हमने देना है, कौन कौन सा और कितना। अब ब्रेड्थ में हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक, यानी कौन कौन सा नॉलेज हमने, कौन कौन से टॉपिक या एरियाज़ हमने शामिल करने हैं। जबकि डेप्थ में उन जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट कर लिए उनमें कितना नॉलेज या कितनी इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक में देनी है। फिर सीक्वेंस है, इस ऑर्डर को कहते हैं। आउसबेल ने कहा था इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस होना चाहिए, टीचर की टीचिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गैगर ने कहा नहीं, इसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट होना चाहिए, जिस तरह का कंटेंट का स्ट्रक्चर है कंटेंट की तरतीब के साथ होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर कहता है कि लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, यानी चीज़ों को लॉजिकली हम जो एक दूसरे से रिलेटेड हों उनको उन्हीं बेस पे आपस में रिलेट करें। ये 2 तरह की होती है। वर्टिकल, डिफरेंट ग्रेड पे सब्जेक्ट को हम इंटरलिंक करते हैं तो ये वर्टिकल है, सेम ग्रेड में करेंगे तो ये हॉरिजेंटल कहलाती है। उसके बाद इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट्स को आपस में मिला के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को नया सब्जेक्ट बनाना, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। ये 2 तरह की होती है। इंटरडिसिप्लिनरी में जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट मिला के एक नया सब्जेक्ट बनाया जाता है, जबकि इंटरडिसिप्लिनरी में सिमिलर सब्जेक्ट मिला के नया सब्जेक्ट बनाया जाता है। पेडागोजी या टीचिंग मेथड तीसरा कंपोनेंट है कि जो कंटेंट है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, ये हम मुख्तलिफ टीचिंग मेथड से कहते हैं। एग्लिक्टिव अप्रोच कहते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को एट अ टाइम यूज़ करना। उसके बाद एवेल्यूएशन, वर्थ या वैल्यू जजमेंट है, करिकुलम की इफेक्टिवनेस को हम करिकुलम की एवेल्यूएशन से मेजर करते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फॉर्मेटिव, करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान जो असेसमेंट की जाती है फॉर्मेटिव होती है। करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको देखने के लिए जो असेसमेंट की जाती है ये डायग्नोस्टिक है, और जो एंड पे की जाती है वो सबमेटिव होती है। करिकुलम के करैक्टर हैं, ये बच्चों के लिए गाइडलाइन देता है, इसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। ये हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट करता है। ये मिरर ऑफ सोसाइटी और मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स होता है। जी।